साथियों, वो जो 3 अलाउंसेस 25 तारीख को डिक्लेयर हुए थे, उसकी फाइल वाइस चांसलर साहब की टेबल पर पहुंच गई है। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी की तनख्वाह में डीए, इंक्रीमेंट और पेंशन केयर अलाउंस मिल जाएगा, जैसे कि हमें उम्मीद है। अभी हम 100% इसलिए नहीं कर रहे कि जिस दिन सैलरी स्लिप अपलोड होगी और हम अपनी आंख से देख लेंगे, जब हम मानेंगे कि ये हमारी कसौटी पे खड़े उतर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। कमेटी एक एक मूवमेंट पे निगाह रखे हुए है। एजुकेटिव काउंसिल के जो लोकल ईसी के मेंबर है, उनकी अभी मीटिंग चल रही है अंदर। हमने चारों ईसी मेंबरों को अप्राइज करा दिया है कि जो 18 तारीख की एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग है, जो एडजॉर्न मीटिंग 23 तारीख की थी, वो 18 ही रहनी चाहिए। ये इलाहाबाद या सुप्रीम कोर्ट की अदालत न बन जाए कि उसमें फिर तारीख पड़ जाए। हमने बिल्कुल वाजे कर दिया है। और हम और जकी साहब और रेहान साहब वाइस चांसलर साहब से मिलने के लिए गए थे, वो नहीं मिले। हमने वसीम बाबू को बता दिया कि 18 तारीख को मीटिंग होगी, और अगर मीटिंग नहीं होगी तो फिर कमेटी फैसला करेगी कि फिर क्या होगा। ये सुन लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट बताया है उन्हें, और ईसी के मेंबरों को भी बता दिया हमने। और हो सकता है कि मंडे को मैं और रेहान साहब दिल्ली कूच करें। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखो कि इत्तेहाद बहुत जरूरी है। 8 तारीख का जो प्रोग्राम है वो ये बता देगा कि आप कितने जागरूक हो। देखो, अभी कोई मामला ज्यादा खुश होने के नहीं है, क्योंकि आपका एक्सटेंशन भी है। 1288 लोग जो हैं, 1295 6 महीने का एक्सटेंशन भी है, क्योंकि एजुकेटिव काउंसिल ने और हमारे विजिटर नॉमिनी ने, जब एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई थी, हमारा इरादा था उन्हें धरने पर लाकर उनसे एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग के बारे में बताना। लेकिन हालात बदले तो फिर हमने भी अपनी रणनीति बदली, और 23 तारीख को हमने वहां जाके एजुकेटिव काउंसिल का मेंबरों से बात करने की कोशिश करी। लेकिन वो हालात ऐसे हो गए कि हम बात नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद भी विजिटर नॉमिनी अशोक कदम साहब ने थोड़ी सी बात बताई थी, और उन्होंने ही बताया था कि अगली ये मीटिंग खत्म नहीं हुई है, ये मीटिंग एडजॉर्न हुई है, और अगली मीटिंग 18 तारीख को होगी। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और भी बताई थी, वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, कि जो 1295 लोगों का एक्सटेंशन है वो 3+6 है, और वो उसमें स्टेटस कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपके अब तक चले आ रहे हैं एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन भी वैसे ही होंगे। तो हमारा बिल्कुल, और उसमें 304 302 डेली वेजर भी। तो जिनका भी एक्सटेंशन का मामला है, दिसंबर में हमारा टर्म एक्सटेंशन का एक्सपायर हो गया, और अब जो है जनवरी में अगर एक्सटेंशन नहीं होगा तो फिर जनवरी की तनख्वाह में प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा इंतजामिया से कहना यह है, और हम बार बार दबाव बना रहे हैं, लेकिन चूंकि आरिफुद्दीन साहब जो है वो माइनॉरिटी कलेक्टर के सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को डेट लगी हुई है, सारा कंसल्टेशन उनका उसी पर है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा एक्सटेंशन सैलरी डिसबर्समेंट से पहले हो जाएगा। साथियों, देखो, एक बात ध्यान रखो, 16 तारीख को एफसी है, हम लगे हुए हैं। जो एफसी के बाहर से मेंबर आएंगे उनसे भी लगे हुए हैं, उनके भी रास्ते में हैं, और इंस्टीट्यूट के मेंबर फाइनेंस कमेटी में जाएंगे।
हमने उनको भी ब्रीफ कर दिया है और कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमेटी चुपचाप बैठी सिर्फ धरने पर ही नजर आ रही है। हमारा मूवमेंट हर उस कार्यवाही पर है जिसमें आपको कुछ फायदा हो। तो साथियों, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। देखो, कमेटी के लोग, कोई कोरोना आ जाए या अल्लाह की ऐसी आफत आ जाए कि पूरी कमेटी निपट जाए, तो फिर हमने सब कमेटी भी बना रखी है, उनका नंबर है। तो हम जब तक ये सांस है कमेटी के लोगों में, इंशाअल्लाह ताला कमेटी कहीं पीछे नहीं रहेगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि आपका इतिहास, आप मुत्तहिद हो गए तो दमदारी से आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक कि आपके मामला हल नहीं हो जाएंगे। चाहे वो डेली वेजर का मामला हो, डेली वेजर का एनहांसमेंट होना है, डेली वेजर का उमर देवी की लाइट में रेगुलराइजेशन होना है। अब हमने, जब से हमारी बात हुई है, हमने कह दिया स्क्रीनिंग का लफ्ज तो आने नहीं, क्योंकि उमर देवी में रेगुलराइजेशन की बात है, तो रेगुलराइजेशन होना है, जिसको भी 10 साल होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उसमें फायदा उठा के ले जाएं, क्योंकि हमारे पास पोस्टें बहुत है। 1740 पोस्टें हमारी खाली हैं 1295 के अलावा। तो इसलिए, और खास तौर पे क्योंकि डेली वेजर जो है वो एमटीएस में जाएगा, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम लोग उसमें फायदा उठाएंगे, और यही हमारी कोशिश है। और यही हमारे ईसी के मेंबरों का और जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं उनका भी कहना यही है कि वन टाइम मेजर में मैक्सिमम लोग जितने आ जाएं उनको आप रेगुलराइज कर दो। मिशन मोड में करो या कैसी करो, लेकिन इन्हें कर दो। इन्हें डर ये है कि सरकार की तरफ से कोई वो होगा। हम उधर भी लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला उधर से भी सब मामला पॉजिटिव है। जो अब तक हमारी बातें हुई हैं वो सब पॉजिटिव है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहानेबाजी कब तक करेंगे और किस पे करेंगे। जिनको ये हमें नेगेटिव बताते हैं कि फला आदमी ये कह रहा है, हम उसी को अप्रोच कर लेते हैं, वो कहता है हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। हमारी तरफ से तो ये है कि आप ये काम करो। हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं, लेकिन ये वो काम करने को तैयार नहीं है। तो जरूर हो रही है। देखो, धरना आज 71वां दिन है। हमने एक बात कह दी, धरना चलता रहेगा जब तक कि हम आपके मामला को हल नहीं कर लेंगे। लेकिन इतिहास जरूरी है। देखो, ठंड पड़ रही है, ठंड आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, कि हम एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कोई, देखो, ये परिवार हमारा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। सब में ज्यादा पेट में दर्द अगर है तो वो उन लोगों के है कि जो 4 ईसी के मेंबर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो अमूता आपके लिए लड़ाई लड़ रही है, या जो लोग भी आपके साथ हैं गैर बिरादरी के, तो लेने की जरूरत नहीं। हम तो बिल्कुल ना हम व्हाट्सएप पर कोई जवाब देते, ना हमें कोई देने की जरूरत, क्योंकि जब हमारी नीति नियत साफ है तो हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। और जो जन्नत का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो पहले अपने घर वालों को बांटे, अपने लिए रखे। हमें कोई जरूरत नहीं है, हम जाने और अल्लाह जाने, बिल्कुल। तो हमें कोई ना सफाई देने की जरूरत, कोई आदमी कुछ भी कहता है हमें उसका कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि हम उस मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम उसके उम्मती हैं कि उनको क्या क्या मैं कहा। लेकिन हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके मामला हल होंगे, पूरी हमें उम्मीद है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो और चाहे इनकी तरफ से। ये हम मजबूर हैं, क्योंकि अब दिल्ली के भी टेलीफोन इनके पास आने शुरू हो गए, जैसा कि हमारे पास फीडबैक है। ये सबसे बड़ी जीत है आपकी कि जिनको ये दुहाई दे रहे थे उनके टेलीफोन में आने शुरू हो गए।
रिजल्ट हमारे पास है इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। तो साथियों, 8 तारीख को हर हालत में देखो, जैसे उसने कहा था ना कि एक भी बच्चा छूटा और सुरक्षा चक्र टूटा, तो बिल्कुल यही नारा होना चाहिए कि हमारा कोई भी एक एम्प्लॉय 4 बजे के बाद घर बाद में जाएगा, पहले आंदोलन में जो जुलूस है उसमें शरीक होगा, और सब लोगों को समझाओ। ऐसा नहीं है 13 महीने मुफ्तीतुल्लाह साहब यहां मौजूद है, मुफ्तीतुल्लाह साहब की फाइल अप्रूव के लिए जा रही है, इंशाअल्लाह ताला जनवरी में उन्हें भी तनख्वाह मिलेगी। तो कोई हमारे पास जैसे ये वो आए थे वुमेन्स स्टडीज वाले, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें भी 7-7, 8-8 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे भाई, जब टीचरों को तुम तनख्वाह दे रहे हो तो नॉन टीचिंग को देने में तुम्हें क्या कबाहत आ रही है? उन्हें जिस फंड से उन्हें दे रहे हो उस फंड से उन्हें दे दो। एम्प्लॉय वो भी है, एम्प्लॉय ये भी है, और वो भी स्कीम के हैं और ये भी स्कीम के हैं। ये जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि साहब वो टीचरों को तो तनख्वाह मिलेगी और नॉन टीचिंग को नहीं मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि शायद उनके तो 2 ही बच्चे होंगे, उनके तो 4 बच्चे होंगे, इन्हें ज्यादा जरूरत है नॉन टीचिंग वालों को। लेकिन हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो भी हमारे पास आता है हम अपने एजेंडे में उसे शामिल करते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। एक साहब है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही 5 महीने से, वो अभी आए नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास इतना आई कि 5 महीने से हमें भी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो मैंने कहा भाई एक बात सुन लो, जब तक रोगे नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, हमारे पास कोई वही नाजिल नहीं हो रही, आओ ना धरने पर, हमें बताओ, फिर हम लड़ेंगे आगे। नहीं लड़े तब कहना कि साहब कमेटी हमारी लड़ाई नहीं लड़ रही। तो साथियों देखो, ये इत्तेहाद ऐतिहासिक इत्तेहाद है, समझे? इसमें ये नहीं है कि ये पहली बार इत्तेहाद हुआ है और इनकी चूड़ी हिल गई है। बड़ा बड़ा प्रोफेसर अब ये कहता है कि गांधी साहब तुमने मरे हुए को जगा दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मरे हुए कभी नहीं जागते, बेहोश तो जाग जाता है, लेकिन मरा हुआ तो मर गया, जिसकी सांस निकल गई उसका वो कैसे पुनर्जन्म कोई होगा। लेकिन हम जाग चुके हैं, अब हमारी आवाम बिल्कुल ये तय करे बैठी है कि जब तक हमारे काम नहीं होंगे जब तक हम लौटेंगे नहीं। एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर पहली बार ऐसा है, हमारी भी 30-32 साल की सर्विस हो गई, कि चाहे वो विजिटर नॉमिनी हो और चाहे आपके इलेक्टेड हो। देखिए सेलेक्टेड में तो वो अगर अपनी ताकत पहचान जाए तो फिर वो यहाँ पे सज्जे ही नहीं करें आके। एज ए डीन मैं ये तो मान सकता हूं कि प्रमोट वाइस चांसलर की मर्जी पर है कि जो सीनियर मोस्ट प्रमोट होगा, अभी जब पैनल बनने की बात आई तो रात ही रात में सीनियरिटी खत्म करने के लिए प्रवोस्टों की प्रवोस्ट बदले गए और फिर दोबारा उन्हीं प्रवोस्टों को बना दिया, और जिसको सीनियर बनाना था उसका उन्होंने ना रिजाइन करा ना हटाया। लेकिन डीन तो एक स्टेचुटरी पोजीशन है, जो सीनियर होगा फैकल्टी में वही डीन होगा, और वही उसके हिसाब से रोटेशन से डीन बनेगा, वही एजुकेटिव काउंसिल का मेंबर बनेगा। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि डीन लोग क्यों वाइस चांसलर के सामने सज्जे करते हैं। या तो ये कहो कि बेटी दामाद का अपॉइंटमेंट कराना है, या अपने घर की बेरोजगारी दूर करनी है, इसलिए वो छोटे आदमियों की बात नहीं करते। जो आदमी 34 साल से टेम्परेरी चल रहा है तो कम से कम 11 चेयरमैन निकल गए होंगे, फर्जी हाथ सबने रखा शफकत का कि बेटा टेंशन मत ले, अगला आएगा तो मैं करूंगा जब मैं आऊंगा। जब वो आए तो उन्होंने गोली दे दी कि ये हालात है, कि ये हालात है। 34 साल हो गए लोगों को, 31 साल हो गए, 28 साल हो गए। सरकार भी ये इनसे पूछ रही है कि एडवांस अपॉइंटमेंट सिर्फ 1 साल के लिए है जो रूल पोजीशन है, और वो भी है कि 6 महीने में भी आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि चूंकि जो आदमी रिटायर हुआ है या मर गया है उसका काम सफर करेगा, इसलिए हमें 6 महीने की, तो 6 महीने का अपॉइंटमेंट है।
एक्सटेंशन उसका 1 साल का, यहां तो 34 साल हो गए। आज डीए के मामले पर बात चल रही थी, तो जब डीए की बात थी तो एडवोकेटिव काउंसिल में 2 बार ईसी में एजेंडा बना एनहांसमेंट ऑफ डीए। रजिस्ट्रार साहब कह रहे हैं गलत बन गया। अरे एक बार गलत बन गया, दोबारा भी गलत बन गया है। तो आप असल में ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। इनके साथ प्रॉब्लम सब में बड़ी यही है कि अगर ये जिस दिन जान जाएंगे ये उस दिन मान भी जाएंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि डीए का जब तुम 38% डीए दे रहे हो तो हमारा इंटाइटलमेंट है अलाउंसेस का। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि इस ग्रेड पे में आपका अपॉइंटमेंट हुआ प्लस अलाउंसेस, लेकिन आप उसको भी नहीं मानने को तैयार। देखिए, हमारी जब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात हुई तो उसने कहा, वो वकील का नाम भी बता दूंगा, इरफान नाम है उसका और जामिया से पढ़ा है उसने। उसने कहा कि उमा देवी में लफ्ज इलीगल कहीं नहीं, कि इलीगल तो है लेकिन इर्रेगुलर जो है वो आपका इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट है, इलीगल नहीं है, इर्रेगुलर है। लीगल तो है आप एक ड्यू। असल में बात यही है कि अगर यहाँ के लोग ये बता देते कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने रिकमेंड करा, उसके बाद पूरे प्रोसीजर के थ्रू वाइस चांसलर ने उसका अप्रूवल दिया अपॉइंटमेंट का, तो ये भी एक प्रोसीजर है। ये नहीं है कि आसमान पे से आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया और आपने जाके ज्वाइन कर लिया। एक ड्यू प्रोसेस से हम लोग आए। सरकार को आपत्ति इस बात की है कि जो ड्यू प्रोसेस से नहीं आए, वो सरकार भी ये कह रही है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, जो डेली वेजर हैं, जो आउटसोर्स हैं, उनका हम पैसा अलग देते हैं, आप पेमेंट उनसे करो, रिकरिंग है OH 31 से। आपने टेम्परेरी को भी 31 से करना शुरू कर दिया। न तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, न इनका अपना खुद का। अभी हम एक जगह गए थे, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा साहब वो एफओ साहब तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो रिजाइन कर दिया था लेकिन मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। बोले झूठ बोलता है, मुझे तो आज तक नहीं दिया उसने रिजाइन। ये सब कुछ सब ऐसा है। देखो, जो रिजाइन करेगा वो आएगा ही नहीं। अगर जरा से भी शर्मदार होगा, अगर हया होगी उसमें, तो वो अपने घर से ही नहीं निकलेगा। यहाँ की सरकारी गाड़ी वापस भेज देगा कि आज से मैं एफओ नहीं हूं, कि आज से मैं रजिस्ट्रार नहीं हूं। ये सिर्फ आपको और जो कमजोर हमारे वाइस चांसलर हैं उन्हें धमकियों में रख के कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो कल एफओ बंद हो। अरे क्या इंदिरा मर गई, क्या देश नहीं चलना? बताओ। तो क्या अगर ये एफओ नहीं देंगे तो क्या फाइनेंस ऑफिस क्या बंद हो जाएगा? क्या रजिस्ट्रार अगर चले जाएंगे तो क्या रजिस्ट्रार नहीं रहेगा? क्या वाइस चांसलर चले जाएंगे, क्या वाइस चांसलर नहीं रहेगा? एक ने कहा वो टेम्परेरी वाइस चांसलर है। सारे टीचरों से बहस चल रही थी आज, लकी भाई भी थे मौजूद, रेहान भी थे। हमने कहा पत्थर पे लिखी है ना फिर, जो आप ये कह रहे हैं कि 2015 में मिनिस्ट्री से ये आया कि एक्टिंग वाइस चांसलर, और एक्टिंग वाइस चांसलर की पावर उन्होंने कट कर दी। तो फिर जो पत्थर लग रहे हैं उन पे भी एक्टिंग वाइस चांसलर लिखो ना, वहां से लिख रहे हो खाली वाइस चांसलर, वहां आप अपने आप को परमानेंट दिखा रहे हो। और जब हमारा मामला आ रहा तो आप कह रहे हो हम टेम्परेरी है। तो साथियों, ये डबल स्टैंडर्ड इनका है, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोई कोताही नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता। और न्याय हमने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं और बार बार कहेंगे कि अगर हमें न्याय भागवत से मिलेगा, मोहन भागवत जी से, तो हम उनके दरबार में भी जाएंगे। और अगर मोदी जी से मिलेगा तो हम मोदी जी के पास भी जाएंगे। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो हम अपने लगे हुए हैं। किसी दिन भी देख लेना कमेटी के लोग मोदी जी के साथ फोटो चल रहा होगा, समझे? करना खूब वायरल, हम बताएंगे। हम लगे हुए हैं इस काम में भी। हम कहीं कोई दरवाजा छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने वो दरवाजे नहीं देखे जो दरवाजे हमने देखे, क्योंकि हम सड़क छाप नेता हैं।
आप ड्राइंग रूम के नेता हो, तो हमने सब दरवाजे देखे और सब गलियां देखी हैं कि तीन मूर्ति भवन के लिए किधर से रास्ता गया है, अशोका रोड किधर से गया है, सब हमने देखी है दिल्ली की सड़कें। कोई हमें जीपीआरएस की, तुम जीपीआरएस लगा के चलते हो, हम जीपीआरएस लगा के नहीं चलते, हमारा जीपीआरएस ही रहेगा। तो साथियों आप लोग इत्तेहाद बना के रखो इंशाअल्लाह ताला, और 8 तारीख मत भूलना। बिल्कुल ऐसे समझ लेना जैसे 14 तारीख को स्ट्राइक हुई थी और यहां से लेकर वहां तक पब्लिक थी, 8 तारीख को भी यही दिखाना है, जिससे कि इन्हें ये रहे कि ये लोग सोए नहीं है अभी। देखो जरा सी भी गलती बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए कह रहा हूं मैं। और जब स्ट्राइक की बात आएगी तो वो भी करेंगे, अभी वक्त आने दो। 18 तारीख को अगर इन्होंने पोस्टपोन कर दी तो फिर डेट होगी 18 तारीख की, हड़ताल की डेट 18 तारीख होगी। फिर ये भी सुन लो, अगर इन्होंने पोस्टपोन करी तो। लेकिन अभी हमारा कमेटी का बैठ के मशवरा करेंगे, लेकिन हड़ताल से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। हम 2 हड़तालें कर चुके हैं, चाहे वो 9 तारीख की हो और चाहे वो 14 की हो। अब हमने सब चलना सीख लिया है और इन्हें भी पता चल रहा है कि वाइस चांसलर साहब का ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं पहुंचा था, पानी पिलाने वाला नहीं था, कलेक्टर ऑफिस की गाड़ी में आए थे और पैर हो गए थे अंदर बाबी सैयद से। तो वक्त मत भूलो, हम नहीं भूल रहे कुछ भी। हमारे अंदर तो जो 28 नवंबर को हम आगे बैठे थे, 28 अक्टूबर को, हमारा अब भी वही जज्बा है और वही एनर्जी है। हम कहीं नहीं बिगड़े किसी बात से, लेकिन अपना हौसला बुलंद रखो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। टाइम हो गया पूरा, और रेहान भाई से कहूंगा कि भैया आज बता दो कौन बैठा और कल कौन बैठेगा।